प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये तो कल हमने कर ही लिया था, ठीक है। तो आज ये वाला पोर्शन हम नहीं करेंगे। जिसने ये पोर्शन नहीं देखा है प्लीज आप वीडियोस देख लेना। जो कल का रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मैंने अपलोड तो कर ही दिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली है वो है सेल वॉल, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे, सेम वही बात करते हैं जो हमने कौन कौन से किंगडम किए थे आपके। 5 किंगडम थे, कौन कौन से। सबसे पहला किंगडम कौन सा था, मोनेरा। फिर हमारे पास सेकंड किंगडम कौन सा था, प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम है फंजाई। फोर्थ किंगडम है प्लांटे। एंड फिफ्थ किंगडम है एनिमिलिया। तो इसमें से जो हमारे पास एनिमिलिया किंगडम है, ये किंगडम ही एक ऐसा है जिसमें सेल वॉल क्या होती है, टोटली एब्सेंट होती है, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है। ध्यान रखना इसके बारे में। लेकिन जो मोनेरा है, मोनेरा के मेंबर में भी सेल वॉल होती है, बट एक्सेप्शन जरूर है। बताओगे कोई मोनेरा का कौन सा मेंबर है जहां पे सेल वॉल आपकी एब्सेंट होती है। बाकी सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सबसे छोटा सेल भी होता है वो। अगर किसी को याद है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, या फिर ऐसे भी बता सकते हो माइक ऑन करके। हाँ बिल्कुल सही कहा गौरी आपने, पीपीएलओ, जिसे हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, प्लियोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये मोनेरा को बिलोंग करता है, बट यहाँ पर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। बाकी मोनेरा के सारे मेंबर में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के भी कुछ कुछ मेंबर में सेल वॉल देखी गई है, कुछ कुछ के मेंबर में नहीं होती, बट जनरली होती है। फंजाई में भी सेल वॉल होती है और प्लांटे में भी होती है। लेकिन एनिमल किंगडम एक ऐसा है जहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है। अब थोड़ा सा एक बार पहले इनकी कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, तो किंगडम मोनेरा में मोस्टली कौन चले आते हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, वो मोस्टली किससे बनी होती है, हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेन से बनी होती है। आप नोट कर लो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी कॉम्पोजिशन। बैक्टीरिया की सेल वॉल मोस्टली क्या होता है, प्रोटियोग्लाइकेन होता है, इसके अलावा कुछ पॉलीसेक्राइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो फंजाई है, फंजाई की जो सेल वॉल है वो भी हमारे पास एक पॉलीसेक्राइड से ही बनी होती है। और पॉलीसेक्राइड क्या है, एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। कौन सी पॉलीसेक्राइड से बनी होती है, पॉलीसेक्राइड का नाम है काइटिन। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। इसके अलावा हमारे पास जो प्लांटे हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है, वो भी एक पॉलीसेक्राइड ही है, बट उसका नाम है सेल्यूलोज, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा समझना इस बात को। आपने सबने और कुछ देखा हो ना देखा, कॉकरोच पक्का देखा होगा। और आपने देखा होगा कि जो कॉकरोच की जो ब्राउन ब्राउन बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा क्रंची क्रंची सी होती है ना, क्रंची होती है काफी ज्यादा। और उसका जो बाहर वाला मतलब पूरा उसका जो ब्राउन मटेरियल होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या हुआ, उसका आउटर पोर्शन, एक्सो का मतलब आउटर ही होता है, स्केलेटन मतलब आउटर आउटर स्केलेटन। तो हमने क्या देखा है कि जो कॉकरोच होता है वो आपका एनिमल किंगडम को ही बिलोंग करता है, लेकिन इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है ये भी आपका काइटिन का ही बना होता है। तो फंजाई में एंड एनिमल में ये क्या है, एक सिमिलैरिटी है कि फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होता है, लेकिन जो एनिमिलिया का जो हमारे पास एक फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा को ही कॉकरोच बिलोंग करता है। तो कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन होता है, उसकी जो ब्राउन बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं सेल वॉल की। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखनी है, सेल वॉल क्या होती है आपकी, नॉन लिविंग होती है, ये हमारे पास डेड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था, वो हमारे पास एक लिविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन सेल वॉल क्या होता है, एक हमारे पास डेड स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग होता है। एक बार सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। और जो हम यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं ये हमारे पास प्लांट सेल का है, बट उससे पहले एक बार डायग्राम ये वाला भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, ये हमारे पास क्या है, ये प्लांट सेल है, ये वाला डायग्राम।
कैसे हमें पता चला कि प्लांट सेल है? क्योंकि यहाँ पर क्या क्लोरोप्लास्ट है और यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल। इससे पहले हमने बात की थी इस मेम्ब्रेन की, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही कौन सी कवरिंग होती है, कौन सी लेयर होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और प्लांट सेल के अंदर ये किससे बनती है, मेनली हमारे पास सेल्यूलोज होता है, जो क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। जो आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, ये वाला, ये हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है उनके सेल वॉल में। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। अब इसको प्लीज ध्यान से समझना, जो हमारे पास सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको बाद में समझेंगे, पहले मैं यहाँ पे खुद ही ड्रॉ करती हूँ। हमारे पास मान लेते हैं कि एक प्लांट सेल ये वाला है, ठीक है, और एक प्लांट सेल ये वाला है। जो हमारा प्लांट सेल है, टू भी प्लांट सेल है, आप यहाँ पे 3, 4 जितने मर्जी ले सकते हो, ठीक है। इन दो प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले बीच में हमारे पास मिडल में क्या होती है, एक लेयर होती है, उसे हम कहते हैं हमारे पास मिडल में एक लेयर होती है, इसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला। अब मिडल लैमेला का जो हमारे पास यहाँ पे मिडल लैमेला का जो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड होगा और हमारे पास इसका जो लेफ्ट साइड होगा, उसके दोनों साइड में भी एक वॉल प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल। तो मिडल लैमेला की राइट में भी प्राइमरी सेल वॉल है, ये मान लेते हैं ये वाली जो मैंने यहाँ पे ग्रीन से वो की है, और यहाँ पे इसके लेफ्ट में भी क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी जो सेल वॉल है, इसके हमारे पास यहाँ पे इस साइड में, कलर चेंज कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, एक मिनट, ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, इसके साथ में ही क्या होता है हमारे पास, ये वाली पूरी, जैसे ये तो हमारे पास सेल था, और मान लेते हैं जो अभी हमने यहाँ पे सेल ड्रॉ किया था ना, ये कौन सी मेम्ब्रेन, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हमारे पास ये जो पूरा का पूरा एरिया होगा ना यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल के साथ, एक सेल वॉल यहाँ पे और होती है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। चलो यहाँ पे भी दिखाई देती हूँ, ये जो ब्लू वाली है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो मिडल लैमेला है, प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, इसी को ही कहते हैं सेल वॉल। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसकी आउटर कवरिंग ही सेल वॉल होती है, बट टोटल यहाँ पे कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एकदम साथ में कौन सी लेयर होती है, सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद होती है प्राइमरी सेल वॉल, और बीच में कौन होता है, मिडल लैमेला होता है, जो दो सेल की सेल वॉल को क्या करता है, सेपरेट करके रखता है। जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी अच्छे तरीके से देख सकते हो कि ये देखिए हमारे पास, जस्ट ओनली इसकी बात की, देखिए ये जो बीच में है एक लाइन जो ड्रॉ की गई है, ये कौन है, ये हमारे पास यहाँ पे ये है मिडल लैमेला, ये मिडल लैमेला है। ये देखिए जो यहाँ पे ये व्हाइट वाला पोर्शन है, ये भी प्राइमरी सेल वॉल है, बट यहाँ पे जो ये वाला है, ये भी प्राइमरी सेल वॉल ही है। उसका जो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा थिक है, ये वाला पोर्शन, ये है सेकेंडरी सेल वॉल। तो यहाँ पर भी सेकेंडरी सेल वॉल है, बट ये भी सेकेंडरी सेल वॉल है। और फिर उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल के बाद ये कौन सी लेयर आ जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब आप इस सेल के अंदर देखिए, ये सबसे जो ये हमारे पास ये जो जिगजैग वाली है, ये कौन सी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये वाली कौन सी है, सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद
सेकेंडरी के बाद ये जो छोटी सी लेयर है व्हाइट वाली, ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, और जो मिडल में ये है इसको हम बोलते हैं मिडल लैमिला। और हमारे पास देखिए ये एक सेल था, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, ये फिफ्थ, और ये हमारे पास सिक्स्थ है। तो सारे के सारे सेल क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्शन भी कर रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और ये प्लाज्मोडेस्माटा किससे बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही बनता है, जो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से आप देख पा रहे हो। तो ये किसकी अरेंजमेंट है, और ये हमारे पास जो डायग्राम है वो किसका है, मैच्योर प्लांट सेल का। जब हमारा सेल आपका इमेच्योर होता है उस टाइम वहां पे ओनली हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे जैसे सेल हमारा मैच्योर होने लगता है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, वहां पे आकर डिपॉजिट हो जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल बाद में बनती है, प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास पहले बन जाती है। सबसे पहले यहाँ पे मिडल लैमिला ही बनता है, और प्राइमरी सेल वॉल में ही हमारे पास क्या होता है, मेनली सेलुलोज होता है। इसके अलावा जो सेल वॉल होती है उसमें और भी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट मेनली सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अब आप जो ये नेक्स्ट वाला डायग्राम है देखो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, हमारे पास ये देखिए जो ऑरेंज कलर वाला है, ये ऑरेंज कलर दिखाया है मिडल लैमिला, और मिडल लैमिला के बाद यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये है हमारे पास प्राइमरी वॉल। और ये देखिए आप, ये पर्पल वाला जो सबसे ज्यादा थिक है आपका, उसे कहते हैं सेकेंडरी वॉल, और जो इनर ये आपका येलो पोर्शन है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जितने भी सेल हैं उन सबके बीच में जो सबसे आपके सेंटर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं मिडल लैमिला। और हमारे पास ये जो मिडल लैमिला है ये मोस्टली बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉम्पोजिशन पूछा जाता है कि मिडल लैमिला किससे बनता है, कैल्शियम पेक्टेट से बनता है। आप यहाँ पर भी देखिए सारी चीजें वही है। सबसे पहले हमारे पास ये हमारे पास जब S1 S2 S3 लिखा है ना, ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है। और ये S1 S2 S3 इसलिए दिया है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट हमारा मेच्योर होता रहता है, ये वैसे वैसे ही डेवलप होती है। उसके बाद आती है प्राइमरी सेल वॉल, और बाद में आता है मिडल, हमारे पास मिडल लैमिला। और ये किसकी सेल वॉल थी, हमारे पास प्लांट सेल की ही सेल वॉल थी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमिला। यहाँ पे सेकेंडरी नहीं दिखाया है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास यहाँ पे सेल है वो कैसा अभी इमेच्योर है, बिकॉज हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, बाद में ही बनती है, और इसका नेचर क्या होता है, डेड होता है नेचर में। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक बार इसको रीड कर लेते हैं अगर आपको समझ में आ गया हो तो। सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। और किसकी आउटर कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही आउटर कवरिंग होती है। किस किस में, फंजाई में और हमारे पास प्लांट में। लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी अभी आपने उसका स्ट्रक्चर किया था प्रोकैरियोटिक सेल का, याद है आपको, हमने कहा था कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनकी जो सबसे आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल एनवेलप, याद है आपको। और सबसे इसकी जो आउटर कवरिंग थी उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद वहां पे आती है सेल वॉल, और फिर सबसे मिडल में सबसे इनर में आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल को ग्लाइकोकैलिक्स भी कवर करता है, लेकिन फंजाई में और प्लांट में क्या होता है, सबसे आउटर कवरिंग होती ही हमारे पास सेल वॉल है। आप लिंक कर पा रहे हो इसको, ये वाला पोर्शन जो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका फंजाई में और आपका प्लांट में आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सो सेल वॉल नॉट ओनली गिव द शेप टू द सेल, लेकिन उसको जस्ट ओनली शेप ही प्रोवाइड नहीं करता, क्या क्या करता है यहाँ पे, प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये क्या है, नॉन लिविंग है, तो जो भी हमारे पास मैकेनिकल डैमेज होगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा, उसमें क्या करेगा सेल वॉल, उसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करेगा। इसके अलावा जब दो सेल को आपस में इंटरेक्ट करना है तो उसमें भी हेल्प करेगा। और यहाँ पे जितने भी अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल हैं जो सेल के अंदर एंटर ना हो जाए, उससे भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, तो ये बैरियर की तरह काम करता है। अब यहाँ पे दिया है कि जो एल्गी होती है उनकी सेल वॉल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। आपको पता होगा जो हमारे पास प्लांटे किंगडम है, ठीक है, किंगडम प्लांटे है, किंगडम प्लांटे की आगे कुछ मेंबर आते हैं, एल्गी उसका मेंबर होता है, ब्रायोफाइट्स उसके मेंबर होते हैं, टेरिडोफाइट्स उसके मेंबर होते हैं, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। और यहाँ पे वो बात कर रहा है एल्गी की, कि जो एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होती है वहां पे क्या क्या होता है, सेल्यूलोज होता है,
गैलेक्टिन्स होता है, मैनिस होता है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ मिनरल्स भी होते हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। बट वो बोल रहा है कि कुछ कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें ओनली सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, और ओनली वहां पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है। लेकिन जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है ना, वो हमारे पास सेलुलोज ही होता है। तो जस्ट ओनली यहाँ पे कंपैरिजन दिया है कि एल्गी जो है वो भी प्लांट का ही मेंबर है, बट उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट है। लेकिन प्लांट के कुछ कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें ओनली ये हमारे पास ये तीनों चीजें ही प्रेजेंट होती हैं, चारों चीजें उनकी सेल वॉल में। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने बात की ना कि कैसे कैसे हमारे पास वो लेयर बन रही है, तो यहाँ पे वही सारी चीजें मेंशन की गई है। क्या कह रहा है कि जो हमारा जो सेल वॉल है यंग प्लांट सेल का, तो सबसे पहले वहां पे कौन बनता है, प्राइमरी वॉल ही कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए। लेकिन जैसे जैसे हमारा सेल मैच्योर होता जाता है, वैसे वैसे हमारी ये जो प्राइमरी वॉल है वो आपकी डिमिनिश हो जाती है, और वहां पे क्या बनता है, सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा, द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल that is primary wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell as the cell mature, and secondary wall is formed on the inner towards the membrane side of the cell। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये सेकेंडरी वॉल कहाँ की तरफ बन रही है, इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। अभी अभी आपने देखा, देखो अंदर की तरफ बन रही है। यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी सेल वॉल बाहर की तरफ थी, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ ही फॉर्म हो रही है, इसलिए यहाँ पे दिया है S1 S2 S3। ठीक है, मिडल लैमिला, जो मिडल लैमिला है वो आपका किससे बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, जो क्या काम करके है, जो आपका ग्लू की तरह काम करता है, होल्ड करके रखता है दो सेल को, सो विच होल्ड और ग्लू टुगेदर द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। द सेल वॉल एंड मिडल लैमिला may be transmitted by the plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cell। तो ये भी आपने अच्छे तरीके से देख लिया कि हमारे पास वहां पे क्या होता है, दो सेल के बीच में एक लूज कनेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। और प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, किसको मतलब यहाँ पे किसको क्रॉस करते हुए जाता है, सेल वॉल को भी क्रॉस करता है, मिडल लैमिला को भी क्रॉस करता है। लेकिन हमारे पास जो एनिमल सेल होते हैं वहां पे ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, उनमें एब्सेंट होती है। लेकिन जो फंजाई है सच एज मशरूम, आपको पता होगा मशरूम कौन सी किंगडम को बिलोंग करती है, फंजाई को बिलोंग करती है, और ईस्ट भी फंजाई को बिलोंग करती है। तो ये कह रहे हैं कि उसमें भी सेल वॉल होती है, लेकिन वहां पे कॉम्पोजिशन क्या है, वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास था यहाँ पे सेल वॉल को लेके। अब इसके कुछ फंक्शन जान लेते हैं। तो फंक्शन ऐसे हमने कर ही लिए यहाँ पे, बट फिर भी एक बार जस्ट उन्हें रीड कर लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन होते हैं सेल वॉल के। तो पहली बात तो क्या है, हमारे पास सेल वॉल क्या रिजिड है, तो रिजिड होने की वजह से ये हमारा जो सेल होता है उसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। इसके अलावा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, कोई भी इंजरी हो जाए, कोई पैथोजन हो जाए उससे भी प्रिवेंट करती है। अब पहली चीज क्या है, सेल वॉल क्या है, हमारे पास सेल वॉल है, डेड है। ये तो सबकी वहां पे, जैसे हमारे पास वाटर वगैरह हो गए या फिर कुछ केमिकल्स हो गए, तो इसकी एंट्री कर देती है सेल वॉल के थ्रू। लेकिन बाद में हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, उसको पता है कि मुझे किसको अंदर भेजना है, किसको अंदर नहीं भेजना है। तो जो सेल वॉल होती है वो फ्रीली अलाउ करती है पैसेज ऑफ वाटर को, मतलब वाटर वहां से एंटर हो सकता है फ्रीली, और कुछ केमिकल्स भी अंदर भी जा सकते हैं, कुछ केमिकल्स वहां पे बाहर भी आ सकते हैं। इसके अलावा सेल वॉल का काम होता है हेल्प द प्लांट सेल टू विथस्टैंड अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। बहुत सारा चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, सूखा पड़ रहा है या फिर कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है या कुछ ज्यादा ही फ्रीज हो रहा है, तो हमारे पास जो सबसे आउटर वाली कवरिंग है सेल वॉल, और देखिए इसीलिए ये हमारे पास क्या डेड है, क्योंकि इसको तो फर्क पड़ेगा नहीं, बाहर गर्मी हो या फिर ठंड हो। तो उस केस में क्या करता है कि इतनी ज्यादा जब वेरिएशन होती है तो प्लांट को वहां पे सर्वाइव करने में सेल वॉल का बहुत बड़ा रोल देखा गया है। और इसके अलावा जो सेल वॉल होती है वो हमारे सेल को भी प्रिवेंट करती है जब बहुत ही ज्यादा, मतलब ये कह सकते हो कि आप कंडीशन कैसी होती है, मतलब आपका ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, हमारा सेल जो है आपका बर्स्ट ना हो जाए, तो उस केस में एंडोस्मोसिस की वजह से सेल वॉल ही प्रिवेंट करती है। अब इसका मीनिंग क्या है वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। अब हमने यहाँ पे क्या कहा कि देखिए हमारे पास जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये सेल है और मान लेते हैं वाटर की एंट्री हो रही है यहाँ पे सेल के अंदर अपनी, और मान लेते हैं यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन थी, तो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी मूव कर रहा है, इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन अगर पानी सेल के अंदर जा रहा है उसे कहते हैं एंडोस्मोसिस, एंड होता है इनर।
लेकिन अगर पानी सेल के बाहर जा रहा है, इसे हम कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। तो ये कह रहा है कि मान लेते हैं हमारे पास एक प्लांट सेल है और उसमें हम पानी का एंडोस्मोसिस बहुत टाइम तक हम उसको करी जा रहे हैं, बट उसके बावजूद भी जो हमारा प्लांट सेल होता है वो कभी भी आपका बर्स्ट नहीं हो पाता है। तो बर्स्ट क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि बाहर कौन है? नॉन लिविंग डेड हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट है। उतनी ज्यादा थिक होती है, इतनी ज्यादा रिजिड होती है कि उसकी वजह से जो हमारा सेल है वो आपका बर्स्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सेल वॉल प्रिवेंट्स द बर्स्टिंग ऑफ सेल। कब उसको प्रिवेंट करता है? ऑन द एंडोस्मोसिस, जब पानी बहुत ज्यादा आपका अंदर चला जाता है, एज इट इज क्वाइट थिक एंड रिजिड, क्योंकि बहुत थिक होती है, रिजिड होती है। तो ये सारे के सारे क्या है? फंक्शन है हमारे पास सेल वॉल के। आपको समझ में आ गया है सेल वॉल? किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हो अभी। इस चीज का ध्यान रखना, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, और किन में किस किस की सेल वॉल बनी होती है। और एक इसके अलावा मिडल लैमेला, जो मिडल लैमेला है वो किससे बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट से। और हमारे पास जो कुछ कुछ प्लांट सेल उनमें क्या क्या चीजें होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और आपका प्रोटीन, ये चार चीजें प्रेजेंट होती है। अगर किसी को डाउट नहीं है तो आगे मूव करें फिर। ठीक है, किसी को कोई शायद डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा सेल है और उसके अंदर जो ऑर्गेनली प्रेजेंट है, कितनी लेयर उसको कवर करके रख रही है। एक बार मैं दोबारा आपको यहाँ पे यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर का डायग्राम दिखा रही हूँ, आप प्लीज इसको दोबारा स्कैन कर सकते हो। हमें पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली हमारे पास एनिमल सेल की और प्लांट सेल की, बट इसके अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, ये भी हमारे पास यूकैरियोटिक के अंदर ही चले आते हैं। तो जितने भी हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, तो यहाँ पे इनके अंदर क्या होती है? कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कौन कौन सी ऑर्गेनेली है आप देख सकते हो? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके अलावा लाइसोसोम्स होता है, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, बहुत सारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। बट सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अब ये राइज होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है सेल के अंदर, इनके पास कितनी मेम्ब्रेन है? ये जो हमारे पास जो भी ऑर्गेनेली है वहां पे सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, या फिर थर्ड केस है, या फिर मेम्ब्रेन है ही नहीं, नो मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेनस कवरिंग, कितनी मेम्ब्रेनस की कवरिंग है? जो सेल की ऑर्गेनेली होती है उसको हम यहाँ पे 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। और ये स्लाइड मैं आपको बता दूं बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छी तरीके से रट लेना या फिर समझ लेना। ऐसे तो आपको याद ही हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनेली एक सेल के अंदर प्रेजेंट है वहां पे मेम्ब्रेन है ही नहीं, कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, उसको हम कहेंगे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। और कौन सी ऑर्गेनेली होती है मेम्ब्रेन लेस? ओनली सिंगल राइबोसोम। राइबोसोम ही एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती है। यही रीजन है कि राइबोसोम जो है हमारे पास वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। सिंगल चीज क्या है, सेकंड चीज क्या है कि हमारे पास मेम्ब्रेन से तो बाउंड जरूर है, बट मेम्ब्रेन कैसी है? सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड करके रख रही है ऑर्गेनेली को। अब कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिनके बाहर ओनली सिंगल ही लेयर प्रेजेंट है? तो नाम क्या क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। तो हमारे पास ये जो ऑर्गेनेली है ये कैसी ऑर्गेनेली है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आता है वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये ऑर्गेनेली ऐसी ऑर्गेनेली है जहां पे कितनी मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन उनको कवर करके रख रही है, डबल मेम्ब्रेन है। एग्जांपल है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। प्लास्टिड की जगह आप यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी लिख सकते हो, अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि प्लास्टिड क्या होता है।
तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक प्लास्टिड का ही टाइप होता है। तो न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया एंड हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। और इन तीनों के अंदर एक हमारे पास एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है। न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर प्लास्टिड हो, इन तीनों के पास क्या होता है? अपना ही डीएनए होता है। तो ये क्या है? इनके अंदर एक सिमिलैरिटी भी है। तो देखो दो सिमिलैरिटी आ गई है। पहली चीज तो दोनों की दोनों तीनों की दोनों डबल मेम्ब्रेन। सेकंड फीचर क्या आ गया कि दोनों के पास क्या होता है? खुद का ही डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। और तीसरी चीज ये भी होती है इनके पास खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं ऐसे तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज आप एक बार हमारे पास यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल है इसको प्लीज दोबारा ध्यान से देखिए, लोकेशन देखिए, क्योंकि अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो इससे ही थोड़ा सा लिंक होगा। एक बार आप अच्छे तरीके से यहाँ पे स्कैन करके न्यूक्लियस की पोजीशन कहाँ पे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन कहाँ पे है, गोल्जी बॉडी कहाँ पे है, लाइसोसोम्स कहाँ पे, प्लीज उसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पे एनिमल सेल को अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां से देखिए ये कौन अराइज हो रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आरईआर के बाद देखो ये कौन है? ये हमारे पास है एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमारे पास ये जो आरईआर है उसके साथ में कौन प्रेजेंट है? ये कौन है? गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। ये कौन है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी बोलो या फिर गोल्जी एपरेटिस बोलो। और इसके साथ में हमारे पास होते हैं लाइसोसोम्स, जो मुझे अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, बट यहाँ पे साथ में होते हैं लाइसोसोम्स। तो इन तीनों का जो हमारे पास अरेंजमेंट होता है ना वो बहुत ज्यादा क्लोज होता है इन चार ऑर्गेनेली का। एक हमारे पास ईआर हो गया, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे गोल्जी बॉडी हो गई, गोल्जी बॉडी के बाद आता है लाइसोसोम, और लाइसोसोम के बाद आता है वैक्यूल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो ये न्यूक्लियस है, उसके बाद हमारे पास ये ईआर है, आरईआर है एक्चुअली में। आरईआर के बाद ये कौन है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बाद हमारे पास यहाँ पे लाइसोसोम्स आते हैं, और लाइसोसोम्स के बाद आते हैं हमारे पास इधर वैक्यूल। ठीक है, समझ आ गया आपको इतना? ये वाली स्लाइड आपने नोट कर ली जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल ऑर्गेनेली के बारे में। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो हम बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो आप देखिए नाम को ही तोड़िए, नाम को तोड़ने से ही बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो क्या होता है? इनसाइड, मेम्ब्रेन क्या होती है? कवरिंग। किसकी कवरिंग? सेल की कवरिंग। अब वो कह रहा है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर का सिस्टम क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? कुछ ऑर्गेनेली का ग्रुप होता है। और कौन सी ऑर्गेनेली का ग्रुप होता है? जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। मतलब एक का फंक्शन दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दूसरे का तीसरे के ऊपर डिपेंड है, और तीसरे का चौथे के ऊपर डिपेंड है। सो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? ग्रुप है सम मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली का। क्यों? क्योंकि उनके फंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं। और कौन कौन सी ऑर्गेनेल यहाँ पे चली आती है? सबसे पहला है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, थर्ड होता है लाइसोसोम्स, और फोर्थ होता है वैक्यूल। तो हमारे पास ये जो फोर ऑर्गेनेली है ना, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, इन्हीं को ही हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों कहते हैं? बिकॉज इनके फंक्शंस क्या होते हैं? आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इनके अलावा बाकी जो ऑर्गेनेली है ना, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, इन सबके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, इसीलिए इसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अगेन ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, या कह सकते हैं इज अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो कौन कौन सी फोर है? ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। एक बार आप दोबारा इनकी लोकेशन देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कौन है? ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ ही देखिए यहाँ पे कौन है? हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और न्यूक्लियस की जो आउटर वाली लेयर होती है ना, वहां से आपका आरईआर अपीयर होता है। आरईआर के बाद देखिए ये कौन है? हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। गोल्जी बॉडी से यहाँ पे देखिए कौन अराइज हो रहा है? ये हमारे पास जो वेसिकल्स है ये होते हैं लाइसोसोम्स के वेसिकल। जो हमारे पास लाइसोसोम होता है ये आपका गोल्जी बॉडी से ही बनता है।
और लाइसोसोम बाद में किसके ऊपर एक्ट करता है, हमारे पास यहाँ पे वैक्यूल्स होते हैं, उसी के ऊपर ही क्या करता है, ये एक्ट करता है। समझ पा रहे हो आप यहाँ पे? आप नेक्स्ट पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। हमारे पास RER है, उसके बाद यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, फिर हमारे पास यहाँ पे लाइसोसोम्स है और यहाँ पे वैक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम ये सारी की सारी ऑर्गेनली करेंगे, बट एक्चुअली ऑर्गेनली आप ही कल करेंगे, क्योंकि अभी ना आपके 8 मिनट्स ही रह गए हैं। तो फिर अगर मैं पूरी भी टॉपिक अभी स्टार्ट करवाऊंगी, टॉपिक आपका कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसी को ही थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। इस डायग्राम के थ्रू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सारा पार्ट बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से फिर समझ में आ जाएगा। जैसे अभी अपने यहाँ पे क्या कहा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गेनेली आती है। सबसे पहली है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड कौन सी आती है, गोल्जी बॉडी। थर्ड कौन सी आती है हमारे पास, लाइसोसोम। और फोर्थ कौन से आते हैं, वैक्यूल। यहाँ पे लिखा है फोर्थ है वैक्यूल। अब हमने कहा इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इन चारों ऑर्गेनेली के फंक्शन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन में होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ER है, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है RER एंड सेकंड होता है SER। जो RER है, इसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, और SER का मेन काम होता है लिपिड्स सिंथेसाइज करना। तो अब अगर आप थोड़ा सा आप लिंक कर पाओ ना, तो अभी हमने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी, और हमने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है। तो आप देख पा रहे हो कि जो लिपिड एंड प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, वो कहाँ से आए हैं, यहीं से आए हैं। यहाँ पे ER में जो बने हुए प्रोटीन और लिपिड जो आपकी इधर बने, साइटोप्लाज्म में बने हैं, बाद में वो क्या करते हैं, यहाँ से ट्रांसलोकेशन करते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनाने के लिए। तो अगर वो मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा स्टिफ होगी, तो वहां पे ट्रांसलोकेशन भी नहीं हो पाएगा, लिपिड्स हमारे पास वहां पे, या प्रोटीन आपकी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो यहाँ पे ये वाले दिखाए, ये हमारे पास RER है। क्या हुआ, RER ने यहाँ पे क्या बनाया, मान लेते हैं उन्होंने यहाँ पे प्रोटीन्स बनाई। ठीक है, अब ध्यान रखना इस चीज का, जो प्रोटीन होता है उसके बहुत ही सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, नंबर ऑफ फंक्शन। सबसे ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोटीन हमारे बॉडी में। जैसे यहाँ पे दो फंक्शन की बात कर लेते हैं। जो प्रोटीन यहाँ पे हमारे पास बनती है, वो प्रोटीन क्या क्या जाके आगे पार्टिसिपेट करती है। वो प्रोटीन एंजाइम्स भी हो सकती है, मतलब एंजाइम्स भी बना सकती है आगे जाकर, क्योंकि आपको पता होगा, हम पढ़ते आते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारी एंजाइम प्रोटीन से ही बनती है। ठीक है, एक एक्सेप्शन जरूर है, एक्सेप्शन अगर आपने पढ़ी हो राइबोजाइम की। राइबोजाइम क्या है, एक एंजाइम है, लेकिन ये प्रोटीन नहीं है। ये हमारे पास क्या होता है, इट इज अ न्यूक्लिक एसिड। और कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, RNA। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। लेकिन आपके इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स होते हैं, सारे के सारे एंजाइम आपके प्रोटीन ही होते हैं। अभी भी आपने देखा कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहां पे कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, वो भी आपके प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, RER ने प्रोटीन बनाया, लेकिन जो ये प्रोटीन यहाँ पे बनता नहीं, आपका फंक्शनल प्रोटीन नहीं होता है। बाद में क्या होता है, इसमें बहुत सारी कुछ मॉडिफिकेशन होती है, वो आपकी ER में ही होती है, बहुत सारी मॉडिफिकेशन। उसके बाद जो प्रोटीन हमारे पास इधर बन जाती है, वो कहाँ पे जाती है, फिर गोल्जी बॉडी में जाती है, पैक होने के लिए, पैकेजिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन बन गई, ER ने बना दी, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, गोल्जी बॉडी के पास। अब गोल्जी बॉडी के दो फेस होते हैं। गोल्जी बॉडी का एक फेस होता है सिस फेस, और एक फेस इसका होता है ट्रांस फेस। ठीक है, जो इसका सिस फेस होता है, जो भी प्रोटीन आ रही है वो उसको रिसीव करता है, और जो प्रोटीन जाती है वो आप उसके ट्रांस फेस से होते हुए जाती है। जो भी उस प्रोटीन का काम है, उस प्रोटीन का काम है एंजाइम्स करना, तो वो भी यही करता है।
मान लेते हैं कि उसको चैनल बनाना है, उसका काम भी सारी चीजें यही करता है, गोल्जी बॉडी ही पैकेजिंग करता है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटीन आया, सिस फेज के थ्रू यहाँ पे एंटर हो गया, और जो भी यहाँ पे प्रोसेस चलना था गोल्जी बॉडी में भी बहुत सारी चेंजेस होते हैं वो हो गए, और आते आते ये आपका आगे की तरफ मूव कर रहा है, और कहाँ चला जाता है हमारे पास, यहाँ पे ट्रांस फेज की तरफ आ जाता है। और ये जब आपका रिलीज होता है और आपका यहाँ पे आता भी है ना, मतलब सिस फेज के थ्रू यहाँ पे एंटर भी होती है, तो यहाँ पर भी हमारे पास वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल समझते हो ना, इस तरीके के स्ट्रक्चर, तो वेसिकल फॉर्म में ही एंट्री होती है सिस फेज से, और जब ये इसको लीव करता है तो ये देखो आप वेसिकल ही है, वेसिकल फॉर्म में ही उसको रिलीज करता है। एंड अब ये हमारे पास जो वेसिकल रिलीज हुए हैं यहाँ पे क्या है, ये प्रोटीन्स ही है, लिपिड्स भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास एससीआर होता है वहाँ पे लिपिड्स भी भेज सकता है, मतलब जो कुछ भी चीज है, उसके बाद वो सारी चीजें आगे मतलब चलेगी। लेकिन हमारे पास जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी एपरेटस जो होता है, यही एक ऑर्गेनेली की फॉर्मेशन करता है, उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम के जितने भी वैक्यूल्स होते हैं ना, उन सबको फॉर्म करने का काम गोल्जी बॉडी ही करता है। और लाइसोसोम्स क्या कंटेन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करता है, जो हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करते हैं, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब अगर हम अपनी बात करते हैं, ये ह्यूमन सेल था, हमने खाना खाया था, ये देखिए ये हमारे पास फूड पार्टिकल है, और फूड क्या हुआ था, हमारी मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब हो गया था, जो विलायन है विलायन एब्जॉर्ब कर दिया, उसको वहां पे कहाँ भेज दिया, हमारे पास सेल के अंदर भेज दिया। देखिए यहाँ पे एंडोसाइटोसिस कर दिया, अभी भी बात की थी ना, जब भी सेल के अंदर कोई चीज आती है उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे देखिए फूड जब हमारे सेल के अंदर एंटर कर रहा है, तो वो ऐसे एंटर नहीं कर जाता है, जो फूड जो होता है एक वैक्यूल होता है जिसे कहते हैं फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल की फॉर्म में क्या हुआ है, उसके अंदर एंट्री हुई है। लेकिन अब इस फूड से हमें क्या निकालना है, अपनी अच्छी न्यूट्रिएंट सारी की सारी चीजें निकालनी है, लेकिन अब हमें इस फूड को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम्स किसके पास है, लाइसोसोम्स के पास है। तो लाइसोसोम देखिए आ रहा है यहाँ पे, और इस वैक्यूल के ऊपर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और जैसे एक्ट किया, हमारे पास यहाँ पे जो फूड पार्टिकल था उसने क्या कर लिया, वो आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया, और यहाँ पे जितनी भी चीजें थी वो क्या होगी, डाइजेस्ट हो गई, और बाकी जो चीजें आपकी वेस्ट चीजें थी वो क्या हुआ, सेल के बाहर चली गई। तो सेल के बाहर जाना, इसके लिए भी क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग ही हो रही है, बट सेल के अंदर जब सेल के बाहर जब कोई चीज जाती है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो गई, उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। लेकिन जब सेल के अंदर कोई चीज आ रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होके, उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, बाकी पोर्शन हम आपका कल करेंगे, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, बाकी इसका डिटेल्स हम कल ही करेंगे, ईआर में क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, लाइसोसोम्स क्या है, वैक्यूल का फंक्शन कैसे कैसे डिसाइड होता है। हाँ जी हाँ जी, गौरी गोल्जी में पहले सिस आता है, सिस में ही आपके इनकमिंग वेसिकल्स आते हैं, ट्रांस से आपके मॉडिफिकेशन के बाहर आता है। सिस फेस ही गोल्जी बॉडी को यहाँ पे क्या करता है, फेस करता है, सिस पहले आता है, ट्रांस बाद में आता है। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, एक मिनट, सॉरी पीछे होगा, ये देखिए, आप देखिए, ये इसका सिस फेज होता है, इसका ट्रांस फेज होता है। सिस फेज आपका फॉर्मिंग फेज होता है, ट्रांस आपका मैच्योरिंग फेज होता है। बाकी पोर्शन फिर आपका हम कल करेंगे।